मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताने आई हूँ। आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करने के पहले सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि उत्सर्जन होता क्या है। तो हमारे शरीर में जो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और इसके उपरांत बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स बनते हैं जिनका कि हमारे शरीर में रहना हानिकारक है। वो हमारे शरीर में अगर रहें तो फिर हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। तो उनका निष्कासन करना अति आवश्यक है। तो उनका निरंतर निष्कासन होते रहना जरूरी है। तो इन्हीं पदार्थों का शरीर से निकाला जाना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब ये बात है कि उत्सर्जन में जो पदार्थ जिनके निष्कासन की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे शरीर में आता कहाँ से है। तो देखिए, हम जो भोजन लेते हैं उनका पाचन होता है। तो पाचन के पश्चात जो निष्कासन इजिशन जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अंत में जो भोजन जो अपच भोजन रह जाता है वो निष्कासन किया जाता है, वो हमारे उत्सर्जन का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसमें बहुत सारे मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन होता है जो कि ब्लड एब्जॉर्ब करके रक्त में चला जाता है और रक्त में संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचाता है। फिर उसका इस्तेमाल हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है, जिसके उपरांत हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं और इन उपापचयी प्रक्रियाओं के उपरांत शरीर में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण होता है। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो होते हैं, जो हमारे शरीर में अगर इनका स्टोरेज हो जाए, जमा हो जाएंगे, तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को मारने लगते हैं। कहने का मतलब ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है। फिर दूसरा, ये तो फूड हो गया। फिर बहुत सारी उपापचयी प्रक्रिया आप हमारे शरीर में और भी चल रही है जिसके द्वारा की हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं, निष्कासन उनका बहुत जरूरी है। तो ये सारी प्रक्रियाएं मिला के बहुत सारे ऐसे पदार्थों का निर्माण हो रहा है जिसका कि निरंतर हमारे शरीर से निष्कासन अति आवश्यक है। तो इस तरह से जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, उसको उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। यानी कि ये उत्सर्जन का परिभाषा हो गया कि इन उपापचयी प्रक्रियाओं के पदार्थ जो वर्ज्य पदार्थ का जो निष्कासन हो गया वो उत्सर्जन हो गया। अब है कि ये जो उत्सर्जन है ये क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, ऐसा क्या है कि इनका उत्सर्जन होना बहुत जरूरी है। तो अगर इस पे हम ध्यान दें तो सबसे पहली आवश्यकता तो ये है कि चूंकि ये पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर बन रहे हैं, यूरिया, यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनस पदार्थ जो बन रहे हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इनका हमारे शरीर में जमा होना उचित नहीं है। निरंतर इनका निष्कासन किया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि हमारे शरीर में पानी की एक निश्चित मात्रा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब हम जानते हैं कि उत्सर्जन के उपरांत हमारे शरीर से पानी का निष्कासन होता है। तो मतलब एक निश्चित मात्रा पानी की हमारे शरीर में बनाए रखने के लिए उत्सर्जन का ये प्रोसेस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्सर्जन ही वो प्रोसेस है जिससे यह तय होता है कि हमारे शरीर में जल का कितना मात्रा रहेगा और कितना मात्रा हमारे शरीर से निष्कासित होगा। ठीक है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिसके लिए कि उत्सर्जन की आवश्यकता है हमारे शरीर को, किसी भी जीव को। ठीक है। उसके बाद फिर तीसरी बात ये कि उत्सर्जन होता कैसे, मतलब क्या किस प्रकार से होता है। तो इसके पहले हम लोगों ने जब चर्चा किया था पहले भी चैप्टर्स में, तो हमेशा मैंने एक कोशिकीय जीवों की चर्चा की। वैसे जीव जो कॉम्प्लेक्स नहीं होते, जिनका शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है, तो उनके अंदर भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है जो बहुत ही आसान सी प्रक्रिया होती है कि उनके अंदर बनने वाले उत्सर्जित पदार्थ उनके सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए जल में मिश्रित कर दिया जाता है, यानी वाटर में निकाल दिया जाता है। उनका विसरण के द्वारा उनको उनके शरीर से, उनकी कोशिका से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि एक आसान प्रक्रिया है, लेकिन उनमें भी उत्सर्जन होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव या फिर एक कॉम्प्लेक्स जीव, उनमें उत्सर्जन की क्या प्रक्रिया होती है। तो आज अभी इस चैप्टर में हम लोग मानव उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि मानव जो है उसमें उत्सर्जन की क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से अंग मानव के उत्सर्जन में शामिल है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसके मुख्य अंग जो है वो किडनी है, जो कि मुख्य रूप से किडनी और उससे जुड़े विभिन्न अंग हैं, जिसके बारे में अभी मैं आगे चर्चा करूंगी। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट्स है बॉडी के जो कि उत्सर्जन से संबंधित है। सबसे पहला हमारा जो लंग्स है,
जिसके बारे में उन्होंने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, उसके द्वारा भी CO2 का उत्सर्जन होता है। ये तो आप जानते हैं, बड़े अच्छे जानते हैं। तो सबसे पहला ये लंग्स भी एक उत्सर्जन हो गया, मतलब उत्सर्जन का एक हिस्सा हो गया। दूसरा हमारा स्किन, हमारा जो स्किन है वो भी उत्सर्जन का। तो दूसरा जो उत्सर्जी अंग जिसको कि हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में उत्सर्जन का एक हिस्सा है, वो हमारा स्किन यानी हमारा चमड़ा। ये भी यूरिया जैसे पदार्थ का उत्सर्जन में हेल्प करता है। जो हमारा पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, इसके साथ यूरिया का कुछ हिस्सा हमारे शरीर से निकलता है, इसलिए स्किन को भी हम एक उत्सर्जी अंग के रूप में मान सकते हैं। फिर तीसरा जो पार्ट है वो हमारा लीवर है। लीवर भी अमोनिया जैसे पदार्थों के उत्सर्जन में मदद करता है, ठीक है। तो इसके बाद जो मुख्य उत्सर्जी अंग हमारे शरीर का है वो है किडनी, ठीक है। तो इस तरह से मानव उत्सर्जन तंत्र का जो मुख्य अंग है उसके बारे में अगर हम लोग जाने तो उसमें सम्मिलित होता है एक जोड़ा वृक्क यानी किडनी, ठीक है। ये कहाँ अवस्थित होता है? हमारा जो रीढ़ का हड्डी होता है, रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ ये हमारा किडनी मौजूद होता है। यानी सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग हो गया एक जोड़ा वृक्क, जो कि हमारे रीढ़ के हड्डी के दाएं और बाएं और दोनों ओर स्थित होता है, ठीक है। उसके साथ क्या होता है? एक मूत्रवाहिनी होती है। मूत्रवाहिनी ये जो आप के साथ ये जो नली जो देख रहे हैं ये मूत्रवाहिनी है। उसके बाद एक मूत्राशय होता है, ये थैली होती है जो मूत्र का जमा जो मूत्र का जो निष्कासन होता है उसको जमा करता है। फिर मूत्रमार्ग जिसके द्वारा कि मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है, मूत्र को निष्कासित किया जाता है। ये हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जन तंत्र है, यानी मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो इस तरह से हम ध्यान दें तो पाएंगे कि जो हमारा उत्सर्जित तंत्र है उसका मुख्य जो पार्ट है वो है यानी किडनी। किडनी ही वो पार्ट है जिसमें कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मूत्र का निर्माण होता है हमारे वृक्क के अंदर, जो कि 2 होते हैं, जिसकी संख्या 2 होती है। और ये किडनी जो होता है बीन शेप होता है। ध्यान दीजिए, ये बीन मतलब बीन का जो बीज आप देखते हैं सोयाबीन टाइप के जो सीड्स होते हैं, अब ध्यान दीजिए जो हमारा किडनी का स्ट्रक्चर होता है वैसे उसी तरह का बीन शेप होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक जो बड़ी बात है कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि हमारे किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके पहले के चैप्टर में जैसा कि हम लोगों ने अपने फुफ्फुस के बारे में पढ़ा था कि उसमें बहुत सारी यूनिट्स होते हैं, कुछ इकाएं होती हैं जो श्वसन का हिस्सा बनती हैं और श्वसन के लिए लार्ज एरिया उपलब्ध कराती हैं। उसी प्रकार जो हमारा वृक्क है, हमारा किडनी है, वो बहुत सारे यूनिट्स का बना होता है, जिसको कि हम लोग आधारी निस्यंदन एकक बोलते हैं। आधारी निस्यंदन एकक मतलब ये जो हमारा किडनी है कई एक आधारी निस्यंदन एकक से बना होता है। अब ये आधारी निस्यंदन एकक क्या होता है? तो ये आधारी निस्यंदन एकक जो होता है बहुत ही पतली फीकी वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। रुधिर कोशिकाएं मतलब कि ब्लड वेसल्स का एक गुच्छ होता है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह का एक गुच्छ होता है, जो कि एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। तो ये मैंने मोटा मोटी वृक्काणु का एक स्ट्रक्चर बनाया है, जो हमारे किडनी का जो स्ट्रक्चर है फंक्शनल यूनिट है। जो मैं बता रही हूँ कि अभी आपको जो मैं बता रही हूँ कि हमारी किडनी में बहुत सारे आधारी निस्यंदन एकक होते हैं जो मिलकर वृक्काणु का निर्माण करते हैं, जिसको कि नेफ्रॉन्स भी बोलते हैं। उन नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं उसमें जो आधारी निस्यंदन एकक है वो बहुत पतली भित्ति वाले रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वो गुच्छ कहाँ होता है? तो ये जो आप कप लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं इसके अंदर ये गुच्छ मौजूद होता है। इसका कार्य क्या होता है? ये होता है जो ब्लड आता है शरीर से वो किडनी वृक्क उसका ये फिल्टरेशन करता है, यानी कि उसको वो छानता है। छानने के पश्चात आगे जब इसको जब ये प्रक्रिया होती है तो उसके बाद इससे मूत्र का निर्माण होता है। अब एक बात है कि इसी पहले से स्ट्रक्चर को समझा जाए। यहाँ पे आप देखिए ये हमारा जो किडनी है
ऐसे कितने वृक्काणुकारी, जो स्ट्रक्चर वृक्काणु का देख रहे हैं, ऐसे कितने ही वृक्काणु से मिलकर बना हुआ है। कहने का मतलब इसका ये स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट है। ऐसे बहुत सारे वृक्काणु मिलकर किडनी के कार्य को संपादित करते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर में देखा जाए क्या क्या है, तो वृक्क धमनी, वृक्क शिरा जो कि ब्लड को लाता और ले जाता है, ठीक है, जो ब्लड को किडनी में लाने और किडनी से ले जाने का काम कर रहा है। उसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर एक कप लाइक आप देख रहे हैं, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो बहुत सारी केशिकाएं, रक्त पतली भित्ती वाली जो रक्त केशिकाएं जो मैंने अभी आपको बताया, उसको हम लोग दोमन संपुट करते हैं। ये जो हिस्सा हो गया दोमन संपुट कर रहा है, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुलस कहलाता है। तो ये जो नलिका जैसे स्ट्रक्चर है, ये वृक्काणु का नलिकाकार भाग है। यानी जब यहाँ से दोमन संपुट में जब ब्लड छनता है, रक्त जब छनता है, तो छनने के पश्चात जो क्षणिक पदार्थ है वो इसी नलिका से होकर आगे संग्राहक वाहिनी की ओर जाता है, ठीक है। फिर ये उसी नलिका का पार्ट का हिस्सा इसको हेनल्स लूप भी कहते हैं, और वो हेनल्स लूप जुड़ा होता है संग्राहक वाहिनी से, जो कि लास्ट में यूरिन को जमा करता है। अब बात ये है कि इस तरह से ये हमारा किडनी फंक्शन करता है, मतलब हर एक वृक्काणु अपने फंक्शन को करता है और सारे यूरिन को लास्ट में संग्राहक वाहिनी में जमा करता है, और संग्राहक वाहिनी से यूरिन को फिर मूत्र वाहिनी में आता है। ये यहाँ पे इस मूत्र वाहिनी में आते हैं, फिर मूत्राशय में जमा होता है और मूत्र मार्ग से फिर उनका उत्सर्जन किया जाता है। अब है कि जब मूत्र का निर्माण किडनी में हो रहा है, तो किस तरह से मूत्र का निर्माण होता है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। देखिए, मूत्र के निर्माण के दौरान किडनी में 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहला प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है, जो पहला जो प्रक्रिया है, तो फर्स्ट जो है उसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, फिल्टर करना, ठीक है, जो ब्लड किडनी में आ रहा है शरीर से। अब देखिए, वो ब्लड से CO2 तो लंग्स में निकाल लिया गया, लेकिन CO2 निकालने के बाद उसमें ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, आयंस, ऐसे बहुत सारे पदार्थ मौजूद हैं जिनको कि अब हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा होने के बाद निकाला जाना है, ठीक है, वो तो उसमें मौजूद है। अब वो ब्लड के साथ आया किडनी में, तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मूत्र निर्माण के दौरान, ये जो हमने जो प्रोसेस की जो बता रही हूँ, ये मूत्र निर्माण के चरण है, मूत्र निर्माण का चरण है। और ये फर्स्ट स्टेप हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो पहले उनको फिल्टर किया गया। तो फिल्टर करने के दौरान क्या होता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को छोड़ के लगभग चीजों को फिल्टर कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी इस फिल्ट्रेशन के दौरान जो रक्त फिल्टर होता है, उसमें बहुत सारे पदार्थ ऐसे मौजूद रह जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अधिक उपयोगी है, जिनका कि हमारा शरीर उपयोग कर सकता है। लेकिन चूंकि अब इसको बनाने में हमारे शरीर का बहुत एनर्जी लॉस हुआ है, तो मैक्सिमम कोशिश होती है किडनी के अंदर कि जो उपयोगी पदार्थ है उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम उपयोग कर लिया जाए। तो इसके लिए दोबारा में क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप जो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है रीअब्जॉर्प्शन करना, यानी कि पुनर्अवशोषण करना। तो दूसरा जो मूत्र निर्माण के दौरान जो दूसरा स्टेप होता है उसको पुनर्अवशोषण करते हैं। पुनर्अवशोषण में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के पश्चात जो लिक्विड आया, ठीक है, तो उस लिक्विड के आने के पश्चात वो सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, वो हो रही है इस दोमन संकुल के अंदर। ये जो हमारा एकल आधारी निस्यंदन एकक है, यानी कि जो नेफ्रॉन है, विक्राणु है, उसके अंदर ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, पुनर्अवशोषण होता है। पुनर्अवशोषण में क्या है कि जो भी पदार्थ आया फिल्टर होकर, उसमें जो उपयोगी पदार्थ बच जाता है उनको फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। उसके अलावा जो जल है, जल का बहुत मात्रा आता है ब्लड के द्वारा, जो कि फिल्टर किया जाता है हमारे किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टेप में, प्रोसेस में। तो वो मात्रा जो है, कितना मात्रा यूरिन बनेगा और कितना मात्रा जल में फिर पुनर्अवशोषण होकर वापस चला जाएगा हमारे शरीर के अंदर, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि हमारे शरीर को जल की कितनी आवश्यकता है।
या फिर कितने उत्सर्जित पदार्थ को हमारे शरीर से निकाला जाता है। जितना ज्यादा उत्सर्जित मटेरियल रहेगा, वाटर की उतनी मात्रा लगेगी और उतना मात्रा में जल यूरिन बनकर हमारे शरीर से बाहर निष्कासित होगा। तो फिर ये जो प्रक्रिया होती है पुनर्अवशोषण होता है। ठीक है, पुनर्अवशोषण के बाद क्या होता है, जब वो लिक्विड पुनर्अवशोषित हो गया, अब वो लिक्विड आगे के चरण में जाने के लिए तैयार है। मतलब कि जो जल का मात्रा जिसमें कि बहुत सारे यूरिया यूरिक एसिड उत्सर्जित पदार्थ मिले हुए हैं, वो सारा फिर चला आता है आपको उत्कारों के नलिकाकार भाग में। नलिकाकार भाग में जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन जिसको या निष्कासन जिसको आप बोल सकते हैं, निष्कासन। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो लास्ट स्टेज होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन या फिर निष्कासन, इसको आप स्रावन बोल सकते हैं, स्रावन बोल सकते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है उसमें क्या होता है कि देखिए हमारी बॉडी में आयंस का बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, जल का बैलेंसिंग जरूरी है, आयन का बैलेंसिंग जरूरी है। तो उत्सर्जन ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा की बॉडी के जल को बैलेंस किया जाता है, उसके आयंस को बैलेंस किया जाता है। तो आयंस आपके यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हुआ, तो फिर भी कुछ आयनिक इम्बैलेंसिंग से बचाने के लिए बॉडी को जो थर्ड स्टेप है मूत्र का, उसमें इन नलिकाकार भाग में हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का सिक्रीशन होता है, यानी उनका स्रावन होता है, ताकि हमारा जो शरीर है उसका लिक्विड है उसके आयनिक बैलेंस को बनाए रखा जा सके। तो वहाँ पे हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का सिक्रीशन हुआ। अब उस सिक्रीशन के पश्चात वो लिक्विड इस नलिकाकार पार्ट से होते हुए हेनल्स लूप तक आता है, हेनल्स लूप से होते हुए संग्राहक वाहिनी में जाता है। ठीक है, संग्राहक वाहिनी में जाने के पश्चात ये संपूर्ण लिक्विड जो होता है जमा कर लिया जाता है। ये मूत्राशय है। मूत्राशय हमारे शरीर का एक पेशिया होने का मतलब इसका जो कंट्रोल है तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल होने के चलते हमारा ब्रेन ये तय करता है कि कब मूत्र का विसर्जन किया जाना है और कब मूत्र निष्कासित नहीं किया जाना है। तो इस तरह से जब वो भर जाता है, थैली मूत्राशय यूरिन से भर जाता है, मूत्र से भर जाता है, और फिर हमको जो कमांड तंत्रिका तंत्र के द्वारा कमांड दिया जाता है कि इसका निष्कासन किया जा रहा है, तो फिर उसके निष्कासन की इच्छा होती है और उसका फिर पूरा निष्कासन होता है मूत्र मार्ग के द्वारा उनका सर्जन कर दिया जाता है। तो ये होता, ये पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस है इसके द्वारा मूत्र का उत्सर्जन होता है। तो मोटा मोटी उत्सर्जन तंत्र का जो सार आप कह सकते हैं, हमारा ये जो मुख्य उत्सर्जी अंग में है, वृक्क का जो नेफ्रॉन्स जो होता है जिसको कि वृक्काणु भी कहते हैं, या फिर जिसको आधारी निस्यंदन एकक, जो बहुत सारे आधारी निस्यंदन एकक से मिल के बना हुआ है, जो कि पतली भित्ति वाला रक्त केशिकाओं का गुच्छ है, जो कि यहाँ पे रोमन संपुट में कप लाइक स्ट्रक्चर यानी ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट होता है। तो ये किडनी जो होता है बहुत सारे वृक्काणु से मिल के बना हुआ है, और ये वृक्काणु इसका कार्य इकाई है, यानी इसके काम करने की इकाई है, और बहुत सारे वृक्काणु मिल के किडनी के काम यानी वृक्क के काम को संपादित करते हैं, यानी यूरिन के फॉर्मेशन को मूत्र के फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो मुख्य पार्ट हो गया है हमारा किडनी जुड़ा होता है मूत्रवाहिनी से, मूत्रवाहिनी मूत्र को लेकर मूत्राशय में आता है, मूत्राशय से फिर मूत्र मार्ग के द्वारा विसर्जित कर दिया जाता है। इस तरह से जय प्रकरण के लास्ट चैप्टर को पढ़ाते हुए आज मैं जय प्रकरण के चैप्टर को ज्वाइन कर रही हूँ, और आप स्टूडेंट से अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग अपनी चॉइस के चैप्टर को इसके बाद बताएं कि किस चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं। और इन वीडियोस के बनाने के पीछे एक एम के बारे में आज मैं चर्चा करूंगी, जो कि मेरा मुख्य ध्येय है कि इस लॉकडाउन में जब स्कूल बंद है, विद्यालय बंद है, मैं चाहती हूँ कि मेरे विद्यार्थी मुझसे डायरेक्ट जुड़े, और इस वीडियो के द्वारा मैं उनको अपना
जो मेरा पढ़ाने का क्षमता है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप इन विषयों को जो आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है आप अच्छे से समझ सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे वीडियोस को देखें, समझें और मुझसे क्वेश्चन करें। और आगे मैं उम्मीद करूंगी कि आपके द्वारा बताया जाएगा कि मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूं, क्योंकि मैंने आपका बायोलॉजी का एक बड़ा चैप्टर जड़ प्रक्रम को आज खत्म किया है। उसके बाद किस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है आप बताएं प्लीज, उसके लिए मैं वेट करूंगी। थैंक यू।